जैन साथी ज्ञान स्रोत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करी है, जिसके अंतर्गत मैं आपको संपूर्ण पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई भी इसके लिए आपको कॉस्ट नहीं देनी है और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हर रोज शाम 8 बजे इसकी वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी। 25 जुलाई से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज की रूपरेखा थी वो मैंने अपने इसी चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से मॉर्निंग में आप सभी को उपलब्ध करा दी थी। तो आप सभी लोग वहां जाके देख लीजिए कि कौन से दिन क्या टॉपिक पढ़ाएंगे और किस हिसाब से हमारी पॉलिटी की ये सीरीज चलेगी, जिसके अंतर्गत मैं आपको पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट करा के दूंगा। साथ ही उनसे आए हुए कम से कम जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं हर वीडियो के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। हमारा मेन फोकस यहाँ पर थ्योरी पर रहेगा। आप थ्योरी करने के बाद कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे वो आपसे कंप्लीट जरूर बन जाएंगे। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं बनती है या मेरे द्वारा समझाई कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको आप उसका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जो भी आप इसमें कमेंट करेंगे वो मैं अगली वीडियो की शुरुआत में उसका सॉल्यूशन, जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है संविधान की रूपरेखा। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान के अंतर्गत जितने भी अधिनियम आए उन सब की देखेंगे तो आपको पता होगा कि अधिनियम को दो हिसाब से बांटा जाता है। कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था? 1773 से लेकर 1853, और 1858 के बाद से 1947, इसी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था? 1857 की क्रांति। इसके बाद अगला जो अधिनियम आया था उसको 1858 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो अधिनियम आते थे या कंपनी का शासन के नाम से जाना जाता था। जो अंग्रेज भारत पर शासन करते थे उसको क्या बोला जाता था ब्रिटेन में? कि ये कंपनी का शासन है। लेकिन 1858 के बाद से इसको क्या बोला गया? क्राउन का शासन। क्योंकि 1858 के बाद वहां की जो महारानी थी, इंग्लैंड में महारानी या राजा या रानी जो भी थे, उन्होंने अपने अंतर्गत इसको ले लिया था भारत को। तो इसको बोला जाता है क्राउन का शासन। तो आप जब भी आपको दो शब्दावली देखने को मिलेंगी कि एक कंपनी का शासन, एक क्राउन का शासन, इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? 1857 की क्रांति। तो मैं आपको इसको दो तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। पहले के अंतर्गत कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1853 तक जो भी अधिनियम आए उनको कराऊंगा। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम आए वो आपको कराने की कोशिश करूंगा। इसी वीडियो के अंतर्गत मैं आपको ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो भी एक्ट बोले जाते हैं, जो सबसे पहला कौन सा आया था? 1773 का, इसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे तो आप एक बार प्रावधान सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको जो भी प्रावधान लिए वो सब समझाऊंगा अभी इस वीडियो के अंतर्गत साथ साथ में। तो सबसे पहले आपको जो एग्जाम के पॉइंट से ध्यान रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो बंगाल में पहले गवर्नर था उसको बंगाल का क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मद्रास एवं बम्बई के अधीन निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लोगों ने देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 1773 में यह अधिनियम आया था। 1774 में कलकत्ता के अंतर्गत, क्योंकि बंगाल की बात हो रही है तो कलकत्ता के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। इसमें कितने जज होंगे और कौन
प्रमुख होगा, इसको इस हिसाब से बाँटा गया 3+1, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होगा। तो टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो कैसे हुई थी? 3+1 का भी एग्ज़ाम पूछ ले, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। टोटल जज कितने थे? 4। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो कौन थे? वो भी मैं आपको बताता हूँ, एलिजा एम्पे। जो इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिनको बनाया गया था, वो कौन थे? एलिजा एम्पे। जो बंगाल में बनाया गया था ना, कलकत्ता में, उसके प्रमुख न्यायाधीश। ये क्या है? मद्रास, ये बंगाल के अधीन निजी व्यापार। जो कंपनी के अधिकारी थे, ऐसे ही कोई कंपनी है वहाँ, आप लोग ने देखा होगा कि कोई कंपनी है ये इसके अंतर्गत बहुत से अधिकारी काम करते हैं। तो ये सब लोग कंपनी के लिए व्यापार ना कर अपने लिए निजी व्यापार कर रहे थे। इन सभी के निजी व्यापार पर कंपनी ने रोक लगा दी थी। अगर 4 अधिकारी, मान लो कोई अधिकारी आया, तो कंपनी व्यापार करती थी, बोले इतने कोई ने किसी ने किसी अधिक अब ऐसे रिश्वत, भ्रष्टाचार, किसी ने किसी से कोई उपहार ले लिया, ये सब ये लोग कर रहे थे। तो कंपनी ने इन सब पर रोक लगा दी, बोला कोई अपना निजी व्यापार नहीं करेगा। तो 1773 के जो अधिनियम है, तो उसमें सबसे महत्व कौन-कौन से पॉइंट ध्यान रखना है आपको? सबसे पहला पॉइंट, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस तरह से हुई थी? 3+1 टोटल 4, और एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तीसरा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा, आपको ध्यान रखना है कि मद्रास या बम्बई के बंगाल के अधीन जितने भी व्यापारी हैं, उनको निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आपको ये 3 प्रावधान रखने हैं, इसमें से 2 प्रावधान सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो पहला प्रावधान है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको ये दोनों प्रावधान ध्यान रखने हैं। चलिए अब देखते हैं अपन 1833 का अधिनियम। जो 1833 का एक्ट आया था, इसके अंदर क्या-क्या प्रावधान दिए गए थे? इसके अंतर्गत 2 प्रावधान थे। जो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या किया गया 1773 के एक्ट में? जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अगर इनको देखें, तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर आपका कोई फिर भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। दूसरा, कानून बनाने की शक्ति पूर्णतः केंद्रीकृत कर दिया गया था। जो कानून बनाने की शक्ति थी ना, उसका पूर्णतः केंद्रीकृत कर दिया गया था। तीसरा, विधि आयोग की स्थापना की गई। कंपनी के व्यापारिक कार्य पूर्णतः समाप्त कर दिए। जो कंपनी का एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। तो आपको बताना 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको जरूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर, वॉरेन हेस्टिंग। तो आप ज्यादा कंफ्यूज ना होती है, ध्यान रखिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बेंटिक को बनाया गया था। तो ये 2 प्रावधान आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया पहले। सर्वप्रथम कानून 73 का अधिनियम आया था, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इसमें ध्यान रखना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी थी, वो थी। अब एक-एक से देखें। 1773 के बाद आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था की बात की गई। दोहरी शासन व्यवस्था की बात की गई कैसे? कौन-कौन से कार्य?
एक तो व्यापारिक कार्य होते हैं, दूसरे होते हैं राजनीतिक कार्य। जो व्यापारिक कार्य हैं, उनको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे व्यापारिक कार्य। और राजनीतिक कार्य थे, उनको कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसको भी बोला जाता है दोहरी शासन व्यवस्था। द्वैध शासन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यही वही, इसमें व्यापारिक कार्य अलग रहते थे और राजनीतिक कार्य अलग रहते थे। और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण यहाँ से शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कंपनी पर नियंत्रण शासन स्टार्ट कर दिया। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या ध्यान रखना है? दोहरी शासन व्यवस्था कौन से अधिनियम में बताई गई है? तो 1784 के अधिनियम में। बस आपको इसमें एक पॉइंट ही ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बहुत सारे प्रावधान है लेकिन वो आपके काम के नहीं है। मैं इस वीडियो के अंतर्गत उन्हीं प्रावधानों के बारे में चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को पढ़ना हो तो डिटेल में जाके बुक से पढ़ सकता है। यहाँ अपना उद्देश्य एग्जाम टारगेट के हिसाब से कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जा रहा है, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने दो अधिनियम पढ़ लिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं एकाधिकार का पतन। कंपनी की शक्तियों का किस तरह से हुआ था? 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1833 का आया था और 1853 का आया था। इससे पहले अपन लोगों ने 1773 और 1784 के दो एक्टों के बारे में अपनी अपन ने देखा था। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था ना, उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया था वो आप लोग सुन लीजिए कि क्या क्या प्रावधान दिया गया था 1813 का जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत। तो 1813 में व्यापार का जो कंपनी पहले क्या करती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका एकाधिकार था। मतलब अगर भारत पर ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि वहां की सरकार ने उन्हें एकाधिकार दिया था कि आप लोग जाइए और भारत से व्यापार करिए, कोई अलग कंपनी भारत से व्यापार करने के लिए नहीं आई। जो अदर कंपनी आई वो दूसरे देश की थी, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी नहीं आई थी। ब्रिटेन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं आई थी, क्योंकि कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। तो उस एकाधिकार को धीरे धीरे करके समाप्त करा जाए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1813 के एक्ट में हुई थी। व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब कंपनी जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। मतलब अब और कंपनियां अभी जाकर भारत से व्यापार कर सकती हैं। केवल चाय एवं चीनी के साथ व्यापार जारी रहा। केवल चाय और चीनी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। बाकी सभी व्यापार पर जो भी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा प्रावधान क्या किया था? ईसाई मिशनरियों की अनुमति, जो ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई, मतलब आप जाइए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए और जो ईसाई लोग हैं उनको भारत की लेडीज से शादी विवाह करने पर विवाह के लिए प्रेरित करिए, जैसे वहां पर ईसाई धर्म का जब ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। तो ये दूसरा भी किया गया था। तीसरा, शिक्षा के लिए 1 वर्ष, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष खर्च करने की बात की। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें दो है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, दूसरा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहली या शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की बात कौन सी अधिनियम में की गई? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या बात कही? कंपनी का व्यापार पर कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर क्या बचा था? चाय एवं चीनी को छोड़कर बाकी सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहाँ पर 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और क्वेश्चन आता है कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? 1833 के अधिनियम के तहत। और ये आता है कि एकाधिक व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः नहीं लिख के आता है कि एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो कौन से अधिनियम के तहत? 1813 के अधिनियम के तहत, और पूर्णतः 1833 के अधिनियम के तहत। इसके बाद आया 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या बात कही? अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1858 का जो अधिनियम आएगा वो कंपनी का शासन समाप्त होकर क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरुआत में बताई थी, कंपनी का शासन था वो 1773 से लेकर 1853 तक जो भी अधिनियम आए वो सभी कंपनी के शासन से। 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद जो वहां की सरकार थी या जो महारानी थी, उन्होंने जो भारत पर व्यापार था, जो भारत के साथ जो भी संबंध थे उनको अपने अंतर्गत ले लिया गया था। तो पहले अपन कंपनी गुलाम थे, 1858 के बाद से ब्रिटेन के गुलाम हुए थे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या था? अंतिम चार्टर एक्ट था, विधायी विधायी
और कार्यकारी कार्य अलग किए गए। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, मतलब एक प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। ये सभी प्रावधान आपको ध्यान रखना, मुख्य रूप से ध्यान रखना कि अंतिम चार्टर्ड एक्ट कौन सा है जहाँ से कंपनी का अधिकार है कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो वो था 1853 का अधिनियम, जहाँ से कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की इसमें चर्चा की गई थी। 1853 का अधिनियम आया था, आप लोगों ने ध्यान होगा तो 1854 में लॉर्ड मैकाले की समिति, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले समिति। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया, लॉर्ड मैकाले समिति का सन, इसका सन आप लोगों को ध्यान रखना 1854। अगर अधिनियम पूछे तो 1853 का अधिनियम। तो अभी अपन लोगों ने तीन एक्टों के बारे में चर्चा कर ली, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853। इसके तहत एक अधिकार का पतन, मतलब कंपनी की शक्तियों का क्षरण हो गया था। ये तीन अधिनियम के अंतर्गत आपने देखा यहाँ पर शुरुआत की गई थी, यहाँ पूर्णतः समाप्त कर दिया, यहाँ कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। यहाँ उनके व्यापार की शुरुआत की गई एकाधिकार की, यहाँ एकाधिकार व्यापार पूर्णतः, यहाँ कंपनी का शासन ही पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं 1858 का अधिनियम। तो इससे पहले जो भी अधिनियम थे वो कंपनी के लिए आ रहे थे, क्योंकि भारत पर 1853 तक कंपनी का शासन माना जाता है। अगर आप दो चित्रों में डिवाइड करेंगे, 1773 से लेकर 1853 तक जो भी अधिनियम आए वो सभी कंपनी के अंतर्गत आए, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। 1857 क्रांति के बाद अपन सीधे ब्रिटेन के गुलाम हुए, सीधे ब्रिटेन के अंतर्गत आ गए थे। अब वहाँ जो इससे पहले क्या थे और बाद में क्या, पहले थे ब्रिटिश संसद के अंतर्गत, अब अपन किसके अंतर्गत आ गए, ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत, मतलब वहाँ की महारानी। इससे पहले अपन किसके अंतर्गत थे, ब्रिटिश संसद, इसके लिए कानून बना रही थी। अब पूर्णतः वहाँ दो चीज होती है, एक तो संसद, एक महारानी। तो इससे पहले अपन ब्रिटिश संसद के अंतर्गत थे, अब आ गए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आता है, क्राउन के शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत मानी, कब से मानी जाती है, तो 1858 का अधिनियम, और 1858 से मानी जाती है। इससे पहले क्या बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद क्या बनाया गया, नया भारत सचिव, ये नया पद बनाया गया था। इससे पहले क्या था, अपन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी कार्य होते थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गिने जाते थे। अब अपना प्रमुख कौन होगा, भारत का सचिव, नया पद बना दिया था। इससे पहले भारत में क्या होते थे, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को समाप्त करके क्या बनाया गया, वायसराय। तो अपन लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी कि पहले बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। तो चलिए देखते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन था। कंपनी का शासन समाप्त, मैंने आपको बताया था 1853 के बाद 1857 क्रांति हुई थी, उसके बाद अपन सीधे क्राउन के अंतर्गत आए थे। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाएगा। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये प्रथम वायसराय है, तो अंतिम क्या होंगे, गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल, वो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। मैं आपको भी तीनों बता दूंगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और वायसराय कौन था। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वो भारत का प्रथम वायसराय था। इसके बाद आए तीन अधिनियम, 1861, 1892, और उसके बाद 1909 के अधिनियम को मार्टो मिल्टो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। किस अधिनियम को कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। चलिए देखते हैं 1861 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे, 92 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे, और 1909 के अधिनियम। मैं ज्यादा डिटेल से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए।
तो वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि भारत का गवर्नर जनरल था, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता, गवर्नर जनरल को वायसराय कब से कहा जाने लगा, तो वो मैंने सब आपको साथ-साथ बताया कौन-कौन से प्रावधान से शुरुआत की, कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, पूर्णतः एकाधिकार कब समाप्त किया गया था, क्राउन का शासन कब से स्टार्ट हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो आप इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए 20 से 25 क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, वायसराय के अध्यादेश, जो वायसराय था उसको अध्यादेश की शक्ति दी गई, बम्बई मद्रास में कानून बनाने की शक्ति वापस ली गई, जो पहले उनके पास कानून बनाने की शक्ति थी ना, उस शक्ति को वापस ले लिया गया था। तो चलिए अपन लोग देखते हैं कि 1861 के अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान है। सबसे पहले भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। जो एक विधान परिषद होती है ना, उसमें पहले सभी सदस्य थे, वो सभी अंग्रेज हुआ करते थे। विधान परिषद कौन होती थी? जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी ना, उसमें शामिल होते थे सदस्य जो कानून बनाते थे, वो विधान परिषद कानून बनाती थी, तो उसमें सभी लोग पहले अंग्रेज थे। अब कुछ भारतीयों को उसमें शामिल करने की शुरुआत की। 1857 का अधिनियम क्रांति हुई थी, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांति थी। तो उससे बहुत सारे सुधार हुए, तो उसमें से एक सुधार ये हुआ कि अगर आप भारतीयों के लिए कानून बना रहे हैं, तो उसमें कोई भारतीय का होना जरूरी है, क्योंकि वो ही बताएगा कि क्या किस कानून की जरूरत है, किस तरह का कानून बनाया जाए। अंग्रेजों को तो उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ के नहीं है, जो यहाँ के हैं लोग हैं जो रह रहे हैं, वो भी बताएंगे असल समस्या क्या है, किस चीज पर लेकर कानून बनाया। तो उसके लिए विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, मतलब इनको नामांकित किया जाता था। मान लीजिए कि 10 सदस्य हैं, तो उनमें से 1 या 2 सदस्य भारतीयों को नामांकित कर दिया गया था। इस तरह से विधायी परिषदों में ये शुरुआत है। अभी धीरे-धीरे देखना आप पूर्णतः कंट्रोल भारतीयों का हो जाएगा और 1947 में इसी तरह आपको आज़ादी मिल जाएगी। दूसरी थी पोर्टफोलियो प्रणाली। इसकी भी शुरुआत की गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत। ये वायसराय था ना, जो वायसराय मैंने आपको बताया था 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसमें बताया गया था पोर्टफोलियो करता है एक कोई एक अधिकारी, उसको एक से ज्यादा विभागों का कार्यभार सौंपा जाए। जैसे अभी अपन लोग देखते हैं कि एक होता है वित्त मंत्री और एक होता है शिक्षा मंत्री। अब किसी अधिकारी को ये दोनों कार्य दे दिए जाए। इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। पहले एक अधिकारी के पास एक कार्य रहता, अब एक अधिकारी एक से अधिक कार्यभार संभाल सकता है। तो इसको इस तरह से बोलते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में से प्रारंभ किया गया था। परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अपन समझने के लिए समझ लीजिए कि दो विभाग हैं, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, ये दो व्यक्तियों को देनी है, दो व्यक्तियों को ना देनी जगह एक व्यक्ति को दे दिया है। तो इस पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1861 के अधिनियम के तहत से मानी जाती है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारतीयों को विधायी परिषदों में शामिल करने की शुरुआत कब से की गई, और जो इनके पास पहले बम्बई मद्रास की शक्ति थी, उनको वापस ले लिया। पहले इन बम्बई मद्रास को कानून बनाने की शक्ति दे दी, अब कानून बनाने की शक्ति उनसे वापस ले ली गई, वायसराय सीधे कानून बनाए। अब दूसरा 1892 का, इसमें शुरुआत हुई थी, इसमें विस्तार हुआ था। तो विधान परिषदों में विस्तार, तो यहाँ पहले कम सदस्य शामिल होते थे, अब यहाँ ज्यादा सदस्यों को शामिल करने की बात की गई थी। तो यहाँ मान लीजिए कि 10 में से 2 सदस्य हो रहे हैं, तो यहाँ 10 में से 4 सदस्यों को नामांकित कर दिया गया। तो धीरे-धीरे भारतीयों की जो विधान परिषद है कानून बनाने की, जो वायसराय की, उसमें धीरे-धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय होगा जिसमें से 10 में से 10 भारतीय होंगे। इसके अंतर्गत सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। जो जो विधान परिषद के सदस्य नामांकित किए जा रहे हैं, वो बजट बनेगा उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसकी बात कही गई विधान परिषदों में बजट पर जो चर्चा होगी, उसमें चर्चा भी कर सकते हैं। पहले ना बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की ये प्रारंभ माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रारंभ कर दिया गया था। पूर्व यहाँ कहीं भी जो कहीं भी चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है कि चुनाव शब्द या निर्वाचन स्टार्ट, ऐसा माना जाता है। जो इस अधिनियम के जो प्रावधान थे उसमें कि यहाँ से अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी भारत में।
तो ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा भारत में निर्वाचन की शुरुआत, क्योंकि यहाँ कहीं भी चुनाव या निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण 1919 का मार्ले मिंटो सुधार। इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोला जाता है? दो नाम है, मार्लो और मिंटो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक भारत सचिव का पद होता है, जो 1858 के दिन से शुरुआत की गई थी, और एक शुरुआत की गई थी भारत का वायसराय। ये दो पद शुरू की गए थे। तो एक तो भारत का सचिव, ये प्रमुख पद होता है जो ब्रिटेन में बैठता था, और एक होता था भारत का वायसराय जो भारत में प्रमुख होता था। तो सब सर्वप्रमुख कौन होता था? भारत सचिव। और जो ब्रिटेन में भारत का प्रमुख होता था, और भारत में भारत का प्रमुख कौन होता था? वायसराय। तो सबसे पहले जो मार्ले नाम दिया गया है, जो कौन है? भारत के सचिव, जो कहाँ पर बैठते हैं? ब्रिटेन में। और दूसरे मिंटो कौन है? उस टाइम जो 1919 का अधिनियम आया था उसके समय मिंटो कौन थे? जो भारत के वायसराय थे, उनको वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो उनके नाम पर इसलिए इनको बुलाया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले, अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो, मार्ले और मिंटो कौन कौन है, तो मार्ले है भारत के सचिव और मिंटो है भारत के वायसराय। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब से की गई? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो 1909 के अधिनियम से। एक तरह से आप लोग मान सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ से भारत में हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने की शुरुआत की गई, क्योंकि तुम किसी लोगों को अलग से अधिकार दे रहे हो, मतलब बता रहे हो आप कि आपका अधिकार नहीं है। तो आप मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई कि मुसलमानों के लिए अलग से सीट आरक्षित कर दी गई थी। चुनाव प्रणाली में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का उदय हुआ था। पहली बार भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल करने का सदस्य मिला। अभी तक किस में हो रहे थे? विधान परिषद में। तो ये क्या है? कार्यकारी परिषद। तो पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया, और ये पहले भारतीय कौन थे? एस पी सिन्हा। कौन थे? एस पी सिन्हा। इनका पूरा नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया, तो उसका नाम क्या है? एस पी सिन्हा, मतलब सत्येंद्र, आप लोग नोट कर लीजिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो ये सभी प्रावधान है। आप लोगों को इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद में शुरुआत कब की गई थी, और वायसराय को अध्यादेश जारी करनी, जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, वैसे वायसराय को अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, भी यहीं से दी गई थी। ये दो पॉइंट आपको इसमें से ध्यान रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संसद पर चर्चा करना है, और विधान परिषद का विस्तार, इसमें ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ध्यान ही रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और ये भी, जब एग्जाम लगता है ना आप लोगों को टफ आया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की शुरुआत कब से की गई, तो 1909 के अधिनियम के तहत। लेकिन जब कभी एग्जाम में लगता है ना टफ क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां से पूछा जाता है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एस पी सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया अपना 1919 का अधिनियम। इसके बाद एक और बचा है 1935 का अधिनियम। इन दोनों के प्रावधान भी ध्यान रखना। उसके बाद आया था 1947 का प्रावधान, जिनके अधिकांश प्रावधान आप लोगों को याद है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ इनके प्रावधान तो हमें याद है। ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों है। तो चलिए देखते हैं 1919 के अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान दिए थे। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से की गई? मतलब कौन सा अधिनियम जो प्रांतों में द्वैध शासन की बात करता है? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया द्वैध शासन। एक होते हैं आरक्षित विषय, एक होते हैं हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय हैं वो गवर्नर के नियंत्रण में आते थे, और जो हस्तांतरित विषय वो भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में आते थे। मैंने आपको बताया था विधान परिषद जहाँ भारतीयों को शामिल किया गया था, यहाँ भारतीयों को शामिल किया गया, तो उनके अंतर्गत जो अधिकार आते थे उनको बोला जाता था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय के अंदर जो अधिकार आते थे वो इसके अंतर्गत थे। और आरक्षित विषय थे वो एक तरह से मान लीजिए जो आरक्षित विषय होते, प्रमुख विषय होते थे, और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नहीं होते। जैसे कैबिनेट मंत्री होते और मंत्री होते, जो कैबिनेट मंत्रियों के कार्य होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मंत्री है। तो इसी तरह मान लीजिए आरक्षित विषय वो है जो कैबिनेट मंत्री के, जैसे वित्त विभाग, शिक्षा है, अपना रक्षा मंत्रालय भी, और मंत्रालय के अंतर्गत जो विषय
होते थे वो इनको दे दिए जाते, जो डायरेक्ट उनसे संबंधित है, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब से की गई? तो 1919 के अधिनियम से। ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र में द्वै सदन विधानमंडल। आपने देखा होगा केंद्र में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अभी अपनी संसद कैसी है? दो सदन प्रणाली चलती है अपनी संसद में, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो केंद्र में दो सदनीय विधानमंडल की शुरुआत कब से की गई थी? 1919 के दिन से। प्रत्यक्ष निर्वाचन का विस्तार, तो यहाँ निर्वाचन और मुसलमानों को लक्ष्य दिया गया, यहाँ महिलाओं को दिया गया था, यहाँ महिलाओं को अधिकार दिया, लेकिन उन्हीं यहाँ महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था वो संपत्ति के आधार पर दिया गया। 1919 के अधिनियम में जो महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था वो संपत्ति के आधार पर दिया गया था, न कि सभी महिलाओं को दिया गया था। तो पूछा जाता है कि संपत्ति के आधार पर महिलाओं को पहली बार निर्वाचन किस अधिनियम में दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम में दिया गया था। ठीक है। इसका विस्तार 1935 के अधिनियम में सभी को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत मानी जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, एक इंपोर्टेंट प्रांतों में द्वैत शासन, और दूसरा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। और केंद्र में द्वै शासन भी, ये आपको 3 पॉइंट इसके अंतर्गत ध्यान रखने हैं। प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में दो सदन, और लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट ज्यादा ध्यान रखने, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा ही एग्जाम में पूछे गए, ये प्रांतों में द्वैत शासन, लोक सेवा आयोग तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आपका आता है लास्ट अधिनियम 1935 का अधिनियम, जो भारत के संविधान में अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम के ही जोड़े गए। एक तरह से जो भारत का संविधान वर्तमान में, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखा गया था, क्योंकि जो अधिनियम आ रहे थे वो सभी भारतीयों के हिसाब से धीरे धीरे सुधार कर रहे थे। तो 1773 से इनकी शुरुआत हुई थी, तो धीरे 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 करके जो प्रावधान थे भारतीयों के अनुसार ही हो गए थे। तो भारत को भी अधिकांश प्रावधान लेने थे कि हाँ, जिनसे भारतीय रूबरू भी हैं और भारतीयों के लिए जरूरी भी है, इसलिए अधिकांश प्रावधान 1919 के अधिनियम से भारत के संविधान में जोड़ लिए गए। सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्त, इसमें जो प्रांतों का द्वैत शासन अपने पड़ा था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। केंद्र में संघीय शासन एवं द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत की गई, और केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट है ये, आपको एक एक अधिनियम बड़े आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अच्छे तरीके से बताया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, अगर एक बार समझ में नहीं आती, दोबारा आप 1.5 की स्पीड पर ही देखते हैं ना, तो आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और ये भी बताया क्या महत्वपूर्ण है। जैसे प्रांतों में द्वैत शासन क्या होता है, और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम, उनका समाप्त 1935 के अधिनियम, और केंद्र में द्वैत सदन की स्थापना 1919 के अधिनियम में की गई थी, और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम में की गई थी। इसके तहत संघीय न्यायालय बनाया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, और संयुक्त लोक सेवा आयोग। इससे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना अपन ने 1919 के अधिनियम पढ़ ली थी। यहाँ संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब एक या दो राज्यों के लिए लोक, ऐसे मान ले 2 स्टेट के लिए एक लोक सेवा आयोग बना दिया गया, तो इसको बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग की शुरुआत भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि संयुक्त लोक सेवा, ऐसे राज्य जैसे बोलते हैं ना, संघीय लोक सेवा आयोग क्वेश्चन आता है, तो वो भी 1935 के अधिनियम के तहत की। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935, या संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना और आरबीआई की स्थापना भी की गई। तो इस तरह से आप सभी के जो अधिनियम इंपोर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। अब लास्ट अधिनियम बचा है 1947 का अधिनियम। इसके अधिकांश प्रावधान आपको पता ही है। 1947 के अधिनियम के तहत भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ब्रिटिश संसद का भारत पर पूर्णतः नियंत्रण समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा को संप्रभु शक्ति प्राप्त हुई।
तो ये प्रावधान तो आपको पता ही है कि 1947 में पुनः आज़ाद हुए थे। इसका मतलब क्या है कि 2 स्टैम्प पे राज्य बने थे, भारत और पाकिस्तान। इससे पहले अपन ब्रिटिश संसद के अंतर्गत क्राउन के अंतर्गत आते, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस 15 अगस्त को अपन लोग आज़ाद हो गए थे। और जो संविधान सभा थी उसको, जो अपनी संविधान सभा बनी थी ना, जिसका आप चर्चा अगली वीडियो में अपन लोग करेंगे कि संविधान सभा क्या होती है, किस तरह से बनी थी, कौन-कौन लोगों को उसमें चयन किया गया था। तो वो मैं आपको अगली वीडियो के अंतर्गत बताऊँगा कि किस तरह से चयन किया गया था। तो संविधान सभा को संपूर्ण शक्ति दी गई थी। इस तरह से होते हैं अपने सभी अधिनियम समाप्त। तो आइए एक बात देखते हैं कि किस अधिनियम को किस तरह से देखा गया था। जैसे 70-73 के अधिनियम देखा था, पहला संसदीय नियंत्रण चालू हुआ था कंपनी पर 1884 में। दोहरी शासन व्यवस्था आई थी, आपको मैंने बताई थी। व्यापार पर एकाधिकार समाप्त 1813 के अधिनियम में किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल 1853 बनाया था। अंतिम चार्टर एक्ट 1858 का किसका शासन शुरुआत हुआ था? क्राउन का शासन। 1800 का तो बाद शासन, उस समय किसका अधिनियम था? क्राउन का शासन। 1892 में आया था, उसको भारतीय भागीदारी की शुरुआत की गई थी। फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। प्रथम निर्वाचन मंडल किसको दिया गया? मुसलमानों को। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी प्रांतियों में 1919 के अधिनियम के तहत। 1935 का अधिनियम भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। और अंतिम देखा था अपन ने 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। इस तरह से मैंने आपको सभी अधिनियम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारी कुछ की। चलिए एक बार और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि सबसे ज्यादा किस अधिनियम में 1773 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण है। पहला संसदीय नियंत्रण, मतलब पहला कानून जो कंपनी पर लगाया था ब्रिटिश संसद ने, वो कौन सा था? 1773 का रेगुलर एक्ट, जो 1784 में दोहरे नियंत्रण की बात करी गई थी कि राज्यकार अलग होंगे और प्रांतिकार अलग अलग होंगे, इस तरह से। फिर 1833 का अधिनियम, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल किनको दिए गए? मुसलमानों को। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत। और भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रावधान पड़ा है, वो किस अधिनियम का पड़ा है? वो है 1935 के अधिनियम। अब आपको 3 पॉइंट याद कराने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहे हैं। वायसराय, गवर्नर जनरल। इसमें पहले शब्दावली है बंगाल का गवर्नर, ठीक है। दूसरा है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तीसरा है भारत का गवर्नर जनरल। चौथा है भारत का वायसराय, ठीक है। तो 1700 देखा आपने कि 1773 में जो अधिनियम आया था, उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 19 जो 1773 का रेगुलर एक्ट आया था उसके तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को। तो उस टाइम पे यही बंगाल के गवर्नर थे, तो इनको ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बोरिंग हेस्टिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर बोरिंग हेस्टिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर कोई गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो गवर्नर अंतिम होगा और प्रथम क्या होगा? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बोरिंग हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपने देखा होगा ना, प्रथम गवर्नर जनरल था, उसको बनाया गया था। तो आपने देखा था कि फिर आता है भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय किसको बनाया गया था? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कौन को बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये पॉइंट मैं अभी आपको समझाता हूँ 2 मिनट में। पहले ये दोनों पॉइंट क्लियर कीजिए कि जो बनना गवर्नर जनरल और गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो किसको बनाया गया था गवर्नर जनरल? वॉरिंग हेस्टिंग को बनाया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बोरिंग हेस्टिंग।
आपको सीधे-सीधे समझाता हूँ कि बंगाल का गवर्नर जनरल। अब आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे हैं मुझे लग रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, इस तरह से समझ में आएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा, तो यही एग्ज़ाम में आते हैं, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तीसरा पॉइंट, भारत का वायसराय। ठीक है? तो ये अपन लोगों ने पढ़ा था बोरिंग स्ट्रिंग के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा सही तरीके से, फिर भी आप लोग कोशिश करिए कि आपको दिखे। ये क्या है, बार-बार चला जाता है ना, इसलिए। बोरेन स्ट्रिंग, ठीक है? दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? तीसरा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? तो जो वायसराय बोरिंग स्ट्रिंग था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कहाँ का था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जो बोरिंग स्ट्रिंग था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है? और जो लॉर्ड कैनिंग था, कौन था ये? वायसराय था, ठीक है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बोरिंग स्ट्रिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है? ये 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने। एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है एक बार और ना, तो ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए इससे संबंधित अपन लोग क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, 1773 का रेगुलेट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कंपनी का शासन समाप्त हुआ, आप लोगों ने पढ़ा। ब्रिटिश संसद ने पहली बार प्रशासन नियंत्रण लिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, तंत्र शासन हुआ। तो कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1857 के अधिनियम में। अपन ने देखा था 1858 का अधिनियम आया था, तो 1853 का अंतिम अधिनियम था, और 1857 के अधिनियम में से क्राउन का शासन शुरुआत हुआ था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सही है बी। समझ में आया कि ब्रिटिश संसद ने पहली बार कानून कौन से अधिनियम के तहत? 73 के अधिनियम। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उस पर शासन नियंत्रण की शुरुआत हुई थी, कि ईस्ट इंडिया ने पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी तो वो अपने हिसाब से चल रही थी, लेकिन संसद को लगा कि इन पे थोड़ा और कंट्रोल करना जरूरी है, तो ब्रिटिश संसद ने पहली बार प्रशासन नियंत्रण में लिया था इनको, कुछ प्रावधान बताए थे 1700, अपन ने देखा था 1773 के अधिनियम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1773 एक्ट में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? मैंने आप, चलिए बताइए, मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कौन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है? हो गया ना कंफ्यूजन? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले बार पढ़ाया, फिर भी भूल गए। वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1773 के अधिनियम के तहत। अब सबको डिटेल में बताना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर वीडियो में पढ़ाया है, ऐसा तो नहीं मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सबका डिटेल में बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बताया, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों का भी समय फालतू में वेस्ट होगा। तो सीधे सीधे आंसर लगाते चलते हैं अपन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या विशेषता थी। तो दोहरे नियंत्रण की शुरुआत किसमें हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से दोहरे दोहरे नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी। मैंने आपको पढ़ाया था दो चीजें वायसराय में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित था? कौन कौन से कार्य आते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर?
राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। ठीक है? अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन के बारे में हमें ये समझ में नहीं आया। तो मैं भी आप लोगों को कल जो वीडियो बनाऊँगा उसमें स्टार्टिंग में बता दूँगा। 1873 में जो अधिनियम है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, 3 प्रावधान बोला था, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला का कंपनी पर व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी का एकाधिकार जारी रहा था। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की चर्चा की गई थी। तो इसके तीनों प्रावधान सही है। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बात की थी? कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1813 में शुरुआत की गई थी चाय और चीनी को छोड़कर। ठीक है? यहाँ पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 33 के अधिनियम में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और यही आप बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी मैंने ऊपर बताया। बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बार बार कन्फ्यूजन कर रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ। इसका क्वेश्चन कौन था? विलियम बेंस्टिंग। बोरिंग स्टीन कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है? लॉर्ड कैनिंग वायसराय। ठीक है? खुली प्रतियोगिता क्या था? पर सिविल सेवा भर्ती का सिद्धांत किस अधिनियम से जुड़ा है? तो 1853 के अधिनियम में मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। यहाँ से शुरुआत की गई थी। 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति बनी थी। 1857 में क्या परिणाम था? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रथम निर्वाचन 1919 का अधिनियम, द्वैत शासन और संघीय न्यायालय, ये अलग अलग है। ठीक है? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था। बताइए क्या कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना। देखना आपको तीनों क्वेश्चन आए ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये तो आप कहीं अपने स्टडी टेबल के सामने तीनों को लिख के ऐसे और तीनों का नाम लिख के चिपका लीजिए। बार बार देखिए तभी आपको याद होगा, वरना जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी के अंतर्गत होंगे कि कौन वायसराय था, कौन प्रथम था। भारत परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? बताइए। भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करने की शुरुआत की गई थी। बजट पर चर्चा करने का अधिकार किस अधिनियम से जुड़ा है? मैंने आपको बताया था 1892 के अधिनियम के तहत जुड़ा है। ठीक है? चलिए आगे देखते। देखना मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 पार्लियामेंट सुधार के अंतर्गत की गई थी। पार्लियामेंट सुधार देखो मैंने आपको बताया ना, इस नाम से भी आता है पार्लियामेंट सुधार। तो वो भी कौन सा अधिनियम? 1909 का अधिनियम। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है वो सभी मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत पहले थ्योरी पढ़ा था, सब कुछ डिटेल में बता दिया। और आप लोग देख रहे हो कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया है। 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए। 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांत में द्वैत शासन। 1919 के अधिनियम में आरक्षित विषय किस आरक्षित और स्वतंत्र विषय दो प्रकार बताए थे कि आरक्षित विषय किसके अंतर्गत आएंगे और हस्तांतरित विषय किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आया कि आरक्षित विषय को नियंत्रण किसके पास था? तो किसके पास था? भारतीय के पास कौन से विषय थे? हस्तांतरित विषय। और गवर्नर के पास जो वायसराय था उसके पास कौन से थे? गवर्नर लिखा है वैसे वायसराय के अंतर्गत आते थे। ठीक है? फिर कुछ अब कुछ लोग बोले क्वेश्चन गलत नहीं, क्योंकि यहाँ गवर्नर लिखा है तो गवर्नर के अंतर्गत ही आते, भारतीय के अंतर्गत नहीं आते, विधान परिषद के अंतर्गत नहीं आते थे, न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आते। सीधा सीधा आंसर है बी, गवर्नर के अंतर्गत आते थे। कई बार थोड़ा बहुत घुमाया जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत। 1935 के अधिनियम की क्या विशेषता नहीं है? बताइए। प्रांत में स्वायत्तता। ठीक है? 3 सूचियां, प्रत्येक निर्वाचन मंडली शुरुआत, संघीय न्यायालय। इसमें से कौन सा प्रावधान 1935 के अधिनियम का नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा अपने संविधान में प्रावधान 1935 के अधिनियम का ही है। तो कौन सा नहीं है? प्रत्येक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब से की गई थी? 1909 के अधिनियम के तहत पार्लियामेंट सुधार। अभी अपन लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघ में शामिल कौन कौन शामिल थे? बताइए। प्रस्तावित संघ में बताइए शामिल कौन कौन से थे?
तो ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। भारतीय स्वतंत्रता 19 का क्या परिणाम था? इसके मतलब बताइए क्या परिणाम निकला था? भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। कंपनी शासन पुनर्स्थापित हुआ? नहीं। 1935 का अधिनियम समाप्त हुआ? नहीं। ब्रिटिश उपनिवेश एक्ट हुआ? नहीं। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा था कि मैंने आपको कंप्लीट थ्योरी और इससे संबंधित 20 क्वेश्चन जो अलग-अलग एग्जाम में आए थे वो करा दिए थे और आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन थे वो सभी जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उससे ही आए थे। कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं और उनको अच्छी से रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखना किसी भी एग्जाम में कोई जो पीवाईक्यू आपको मिले, आप लगाना। इसी से अधिकांश पीवाईक्यू आपके बन जाएँगे। 1-2 की मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कई बार नए भी आ जाते हैं। होते इनसे संबंधित ही हैं, पर कई बार अपन लोगों को इतना ध्यान नहीं रहता है। तो चलिए ये हमारा डे फर्स्ट था। और अगर आपको पूरा शेड्यूल जानना है तो आप इसी चैनल पे देखिए, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से मॉर्निंग में ही पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है कि किस हिसाब से अपन लोग इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अभी हमने अपने चैनल की शुरुआत की गई है और मैं आपको यहाँ पर अभी कंप्लीट पॉलिटी जिसका मैंने शेड्यूल जारी कर दिया है, ठीक है? राजनीति, इसको पॉलिटी भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसी तरह मैं आपको यहाँ पर इतिहास, भूगोल, ये राजनीति तो पूरी कंप्लीट ही करा के मानूँगा। इतिहास थोड़ा बड़ा पड़ता है, मैं फिर भी आधुनिक इतिहास पूरा इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री। और आप लोग देखना, फ्री का मतलब ये नहीं कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट आप लोगों ने देखा होगा, एकदम शानदार कंटेंट आपके लिए लाया था। जो भी है एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, हमारा मेन फ़ोकस क्या है, एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ना आप लोगों का फालतू समय वेस्ट होना चाहिए, ना कोई चीज़ छूटनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू ज़रूर दे के जाएँ, फीडबैक, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आपका फीडबैक के आधार पर ही हम अपनी वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या-क्या हमें सुधार करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।